प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र से बात करने के बाद तपस्या नीचे आई थी। वहाँ आने के बाद उसे साक्षी के जरिए पता चला कि प्रताप सिंह ने सबको अपने कमरे में बुलाया है। राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह ने तपस्या को महल के ऊपरी मंजिल से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन प्रताप सिंह के बारे में सब कुछ जानने की चाह में तपस्या ने ऊपर जाने का निर्णय लिया। ठीक है भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी हम सब लोग बड़े दादा सा से अब तक मिले भी नहीं हैं, तपस्या ने साक्षी से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दादा सा ने सबको बुलाया है। वो कभी भी बाहर वाले और छोटे बड़े में फ़र्क नहीं करते। तभी यहाँ काम करने वाले लोगों से लेकर मेहमानों तक को ऊपर बुलाया है। तुम भी चलो, साक्षी ने जवाब दिया। जवाब में तपस्या मुस्कुराई और साक्षी के साथ ऊपर जाने लगी। उधर से आ रही उर्मिला देवी ने उन दोनों को बात करते सुना। उन्होंने अपने मन में कहा, तपस्या किसी भी हाल में ऊपर की मंजिल में नहीं जानी चाहिए। यह चंद्रवंशी है और वह हिस्सा इसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें रोकने के लिए उर्मिला तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उर्मिला ने साक्षी को पीछे से आवाज़ लगाई, साक्षी रुको। उसकी आवाज़ सुनकर साक्षी वहीं रुक गई। उर्मिला उनके पास जाकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी, मैंने तुम्हें कुछ काम बोले थे और तुम बातें करती इधर उधर टहल रही हो। कुछ तो ख्याल करो, घर में शादी है, 100 काम होते हैं। मेहमानों के साथ बात करने से काम अपने आप नहीं हो जाएगा। उनके बोलने का लहजा काफ़ी सख्त था। उनकी बात सुनकर साक्षी ने धीमी आवाज़ में कहा, वो माँ, मैं तपस्या से बात नहीं कर रही थी। थोड़ी देर पहले दादा साहब ने सबको ऊपर बुलाया था, इसलिए मैं इसके साथ ऊपर ही जा रही थी। तुम्हें इस बात का तो ख्याल है कि उन्होंने ऊपर बुलाया था, लेकिन इस बात का नहीं कि उन्होंने ऊपर क्यों बुलाया होगा। अरे घर के सब लोग को एक साथ ऊपर बुलाया है, इसका मतलब ज़रूर कोई पूजा या अनुष्ठान होगा। इसे देखकर साफ लग रहा है कि है तो अब तक नहाई भी नहीं होगी। उर्मिला देवी ने बोलते वक्त तपस्या की तरफ देखा। तपस्या ने नाइट ड्रेस पहन रखी थी और बाल भी हल्के बिखरे हुए थे। उसे उस तरह देखकर साक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इस बारे में पता नहीं था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। तपस्या की वजह से साक्षी को डांट पड़ रही थी। यह सब देखकर तपस्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी तरफ से बात को संभालने की कोशिश की। इसमें साक्षी भाभी की कोई गलती नहीं है आंटी, मुझे ही ऊपर जाने की जल्दी लगी थी। आप लोग ऊपर चलिए, मैं नहा धोकर पहुंचती हूँ, तपस्या ने कहा। उर्मिला ने साक्षी को इशारे से ऊपर जाने को कहा। उसके वहाँ से हटते उर्मिला ने तपस्या की तरफ देखकर कहा, अब तक तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। उम्मीद करते हैं इस बात को तुम हल्के में नहीं लोगी। तुम्हारे लिए ऊपर जाना सेफ नहीं है, बेहतर होगा अपने कमरे में बैठो। जब आपको पता है कि मैं यहाँ आपकी बात नहीं सुनने वाली, तो फिर मुझे अवेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है आंटी। आपने अभिमन्यु को तो काफ़ी मैनिपुलेट कर दिया है, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपना देख लूँगी। तपस्या ने 2 टुक जवाब दिया और वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके इस रवैये से उर्मिला को बहुत गुस्सा आया। वह उसे जाते हुए देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आजकल के बच्चे इतने जिद्दी क्यों होते हैं? बस अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते, चाहे खतरा इनकी जान पर ही क्यों ना हो। वह वहाँ पर खड़ी तपस्या को देख रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे पार्थ और उन्नति पर पड़ी। पार्थ को देखकर उन्होंने खुद से कहा, इन्हें तो हम भूल ही गए थे, यह भी तो चंद्रवंशी हैं। ऊपर से राजकुमारी तपस्या के खानदान से भी संबंध रखते हैं, हमें इन्हें भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। वह तेज़ी से पार्थ और उन्नति के पास गई। उन्होंने उन्नति से कहा, उन्नति, हमें पता चला है कि तुम पार्थ को पसंद करती हो। उर्मिला ने बात को बिना घुमाए सीधे सीधे पूछा।
उसकी बात सुनकर उन्नति और पार्थ उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। पार्थ ने उन्नति का हाथ पकड़ा ताकि उसे घबराहट ना हो। उन्नति के बजाय पार्थ ने जवाब देते हुए कहा, हम आपसे इस बारे में बात करने ही वाले थे आंटी। तुम दोनों कुछ कहो उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। उन्नति, तुम प्लीज़ फ़िलहाल के लिए इसे लेकर ऊपर मत जाना। अगर दादा साहब ने इसे उर्मिला अप्रत्यक्ष रूप से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्नति ने बीच में बोलते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, हम लोग तो वैसे भी ऊपर जाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है। आप बुरा ना मानो तो हम ऊपर ना जाएं तो चलेगा क्या? पिछली बार ऊपर जो भी हुआ था उसके बाद उन्नति काफ़ी घबरा गई थी, इसलिए वह ऊपर जाने से बचना चाहती थी। कुछ वही हाल हेजल और गौरव का था। पार्थ को तो दादा साहब जानते नहीं हैं, लेकिन तुम ऊपर नहीं गई तो वह तुम्हारे बारे में पूछेंगे, उर्मिला देवी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर उन्नति ने घबराई हुई नज़रों से पार्थ की तरफ देखा। पार्थ को अभी तक उस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी उन्नति का साथ देते हुए उसने कहा, आंटी, अगर उन्नति की तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों फोर्स कर रही हैं? आप उन्हें बोल दीजिएगा यह अपने रूम में आराम कर रही हैं और मैं इसकी केयर करने के लिए इसके पास रुका रहूँगा। उर्मिला के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पार्थ उन्नति को उसके कमरे में ले जाने लगा। आजकल के जिद्दी बच्चे, उर्मिला ने फिर कहा, इन्हें तो जैसे तैसे करके देख लिया, लेकिन मुझे तपस्या पर अभी भी यकीन नहीं है। वह ज़रूर अपनी जिद में आकर ऊपर जाएगी। हमें उन्हें संभालना ही होगा। उर्मिला तपस्या को ऊपर जाने से रोकने के बारे में सोचने लगी। वहीं घर के ज़्यादातर लोग ऊपर के हिस्से में पहुंच चुके थे। उन्नति को उसके कमरे में छोड़ने के बाद पार्थ उसके लिए पानी लेने जा रहा था। वहीं तपस्या भी अब तैयार हो चुकी थी। वह ऊपर जाने के लिए अपने कमरे से निकली, तब उसे पार्थ दिखाई दिया। पार्थ को देखकर उसे राजकुमारी तपस्या की कही बात याद आई, जब उसे पता चला था कि वह उन्हीं के राजघराने से संबंधित है। पार्थ भी तो राजकुमारी तपस्या की फैमिली से बिलोंग करता है। हम दोनों एक फैमिली से हैं, तो यह मेरा भाई हुआ ना। तपस्या ने उसकी तरफ देखकर सोचा। पार्थ, तपस्या ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर पार्थ रुक गया। कुछ काम था तुम्हें? उसने तपस्या की तरफ देखकर कहा। तपस्या उसके पास जाकर बोली, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सगाई के बाद हम सब ने बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। हाँ, सही कहा। उन्नति भी कुछ बताने का बोल रही थी। हेजल और गौरव भी नज़र नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो यह बात करने का सही मौका है, क्योंकि घर के सभी लोग ऊपर जा रहे हैं, पार्थ ने जवाब दिया। हाँ, ऊपर के फ्लोर पर तो मैं भी जाने वाली थी। तुम अच्छे से जानते हो, जब तक हम प्रताप सिंह के बारे में पूरा सच पता नहीं लगाएंगे, तब तक उनसे कैसे निपटना है हमें नहीं पता चलेगा। उसकी बात सुनकर पार्थ हल्की सख्त आवाज़ में बोला, पागल मत बनो। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? वैसे भी कुछ देर पहले उर्मिला आंटी हमें बोल कर गई थी कि मैं ऊपर ना जाऊं। भले ही उन्होंने उन्नति के सामने क्लियरली ना बोला हो, लेकिन मैं उनके कहने का मतलब समझ रहा था। मैं चंद्रवंशी हूँ, इस वजह से वह मुझे ऊपर जाने से रोकना चाहती थी। हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे भी ऊपर जाने से मना किया था, पर मैं जाना चाहती हूँ। तुम जानबूझकर खाई में क्यों कूद रही हो? उनसे निपटने के और भी तरीके हैं। यह अच्छा मौका है, हम सब बैठकर बात करते हैं। उर्मिला देवी की तरह पार्थ ने भी उसे समझाने की कोशिश की। तपस्या ने कुछ क्षण उसके बारे में सोचा और फिर अपने मन में कहा, राजकुमारी तपस्या ने भी मुझे ऊपर जाने से मना किया था और अब उर्मिला आंटी भी मुझे रोक रही हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं। तपस्या अपनी उधेड़ बूंद में खोई हुई थी। तभी उसे सामने से अभिमन्यु आता दिखाई दिया। उसे देखते ही
उसे रात की बात याद आ गई जब तपस्या ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। सब कुछ जानने के बाद भी अभिमन्यु ने उसे इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। उसे देखकर तपस्या की आंखें डबडबा गई। अभिमन्यु ने एक पल उसे रुक कर देखा और फिर कुछ नहीं कहा। वह ऊपर चला गया। लगता है यह अब तक तुमसे नाराज है, उसे ऊपर जाते देख पार्थ ने कहा। हाँ, सही कह रहे हो, शायद मुझे नीचे रुक जाना चाहिए। वैसे भी जहाँ अभिमन्यु है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, इसी में दोनों की भलाई है, तपस्या ने भारी आवाज़ में कहा और फिर पार्थ के साथ उन्नति के कमरे में आ गई। उन्होंने वहाँ हेजल और गौरव को बुला लिया। सबके वहाँ इकट्ठा होते ही तपस्या ने कमरा बंद कर लिया। वो पांचों एक साथ थे और सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ बताना था। महल के ऊपरी हिस्से में प्रताप सिंह के बुलाए मुताबिक सब इकट्ठा हो चुके थे। बाकी परिवार वालों के साथ अभिमन्यु और रावी बीच में खड़े थे। प्रताप सिंह ने रावी को वहां देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने मिस्टर और मिसिस चौहान की तरफ देखा। प्रताप सिंह ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए और फिर बात करने के लिए मिस्टर और मिसिस चौहान के पास आए। उन्होंने उन दोनों के पास आकर दबी आवाज़ में कहा, हमने तुमसे कहा था इस लड़की को लेकर रातों रात यहाँ से दफ़ा हो जाना। फिर तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा, मिसिस चौहान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सबके वहाँ आने के बाद रविंद्र प्रताप सिंह बोले, बड़े दादा साहब, आज आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? यह हिस्सा आपके पूजा और अनुष्ठान के लिए है। फिर हम सबका यहाँ क्या काम? हमने आपको भी इसी कार्य से बुलाया है। हम चाहते हैं कि हमारे पोते अभिमन्यु और अपनी होने वाली पत्नी रावी के साथ अपनी भावी जिंदगी के लिए यहाँ हमारे साथ एक अनुष्ठान को करें, प्रताप सिंह ने कहा। सबने उनकी बात पर हामी भरी। प्रताप सिंह सबको महल के उस हिस्से की पिछली तरफ लेकर आए जहाँ एक बड़ी सी खुली छत बनी हुई थी। वहाँ हवन वगैरह की तैयारियाँ की गई थी। हवन के पास सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियाँ रखी हुई थी। उन्हें देखकर उर्मिला के शरीर में कपकपी सी उठी, जबकि बाकी परिवार वाले उन्हें देखकर हैरान थे। दादा साहब, हम लोगों के बीच में इन मूर्तियों का क्या काम? यह कौन है? दीपक सिंह ने जिज्ञासावश पूछा। दीपक सिंह ने प्रताप सिंह को गुस्सा दिला दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जज्बातों को काबू में रखकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐसे बात नहीं करते। यह कोई आम मूर्तियाँ नहीं है। यह इस खानदान की उन कुलवधुओं की मूर्तियाँ हैं जिन्होंने इस खानदान को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। इसके बाद से जब भी कोई पूजा या अनुष्ठान होता है तब इन तीनों की मूर्तियों को रखा जाता है। प्रताप सिंह की बात पर सबने आसानी से विश्वास कर लिया और अनुष्ठान में बैठने लगे। वहाँ बैठने से पहले मिसिस चौहान ने कहा, आप सब लोग जब यहाँ इकट्ठे हो ही गए हैं तो मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिसिस चौहान की बात ने सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। प्रताप सिंह ने बात को टालते हुए कहा, अब जो भी बात होगी वह हवन के बाद ही होगी। शुभ मुहूर्त अभी कुछ देर में ही है। मैं इन सबको नहीं मानती और यहाँ मौजूद लोग भी आपके डर से यहाँ बैठे हैं। इससे पहले कि यह किसी झूठी पूजा या अनुष्ठान में बैठे, मैं सबके सामने कुछ सच बताना चाहती हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद ये लोग आपकी शक्ल भी ना देखे। मिसिस चौहान बिना डरे बोले जा रही थी। उनकी बात सुनकर प्रताप सिंह भी समझ गए थे कि वह अब क्या करने वाली होगी। सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करने की वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल मिसिस चौहान सबके सामने प्रताप सिंह का राज खोलने वाली थी।
एक ऐसा राज जिसे वह सदियों से छुपाते आ रहे थे।